डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसमें जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनके बढ़ जाने या कम हो जाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक के फ्रंट में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसके दो लोब्स, वन ऑन राइट साइड एंड वन ऑन अनदर साइड, लेफ्ट साइड, जो इस्थमस के साथ जुड़ते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन का मतलब है विदाउट डक्ट, डक्टलेस ग्लैंड है, जिसमें से जो भी हार्मोन या जो भी केमिकल प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली ब्लड वेसल में जाता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, ओवरीज, टेस्टिस, एड्रीनल ग्लैंड, ऐसे सब हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात आती है कि थायराइड हार्मोन करता क्या है। ये मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, नंबर 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड नंबर 3 टेम्परामेंट और मूड। ये मूड को कंट्रोल में करके रखता है। ये 3 मेन फंक्शंस इसके होते हैं। थायराइड के 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3, T4 एंड TSH। बेसिकली T4 के बढ़ने या कम हो जाने से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर T4 कम हो गया तो उसको हाइपोथायराइड बोलते हैं, और अगर T4 बढ़ गया है तो उसको हाइपरथायराइड बोलते हैं। T4 के कम हो जाने से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है जो कि इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इसको बैलेंस में रखने के लिए TSH बढ़ जाता है। जब भी T4 कम हो जाए और TSH बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइड कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायराइड। आज हम इसी के पे बात करेंगे कि हाइपोथायराइड होता क्या है और इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। अगर बच्चों में ये हार्मोन्स कम हो जाएं या बच्चों में एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ हार्मोन ना प्रोड्यूस हो प्रॉपर जितना चाहिए, तो बच्चों की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। कई बच्चों को कंजेनिटल प्रॉब्लम होती है, बचपन में ही पैदा होते ही उनमें हार्मोन्स नहीं बनते, तो उनको भी पैदा होते ही एलोपैथिक मेडिसिन देनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है। पहले हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइड होता क्यों है। इसके बहुत सारे बेसिक रीजंस माने गए हैं। सबसे पहला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है कि हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम थोड़ा खराब हो जाता है, जिससे बॉडी को पता नहीं लगता कि कौन सी उसकी फॉरेन बॉडी है या कौन सा उसका अपना बॉडी पार्ट है। तो ऑटो इम्यून सिस्टम में गड़बड़ होने की वजह से हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही अपनी बॉडी को खाना शुरू कर देता है, हेल्दी सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। जैसे ग्लूटेन एलर्जी पे हमने बात की थी कि ग्लूटेन एलर्जी में वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सीलियक डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो छोटे छोटे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, विलाए होते हैं, तो वो ऑटो इम्यून सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से तो वो उसको विलाए को खा जाते हैं और विलाए बिल्कुल श्रिंक होके फ्लैट हो जाते हैं। इससे और भी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो एक रीज़न माना गया है कि उसके खराब होने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसका सेकंड रीज़न है कि
कई बार पेशेंट्स को गॉइटर हो गया, या गॉइटर होता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है बहुत बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इनको रिमूव करना पड़ता है। कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है या बहुत एबनॉर्मल फंक्शंस हो जाते हैं, तो उस वजह से थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। थायराइड ग्लैंड रिमूव होने की वजह से भी हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए थायराइड ग्लैंड की तो भी उससे हाइपोथायराइड हो जाता है। कई सारी एलोपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जो अगर आप लेते हो तो उनसे भी हाइपोथायराइड की कंडीशन पैदा हो जाती है। आयोडीन कम लेने से या ज़्यादा लेने से, इसका बैलेंस ना मेंटेन होने से भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, आगे सिग्नल देता है, भेजता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम होगी है तो भी हाइपोथायराइड हो सकता है। सो दीज आर सम रीजंस कि हमें हाइपोथायराइड क्यों होता है। अब हम बात करेंगे हाइपोथायराइड के सिम्टम्स की। इसका सबसे पहला सिम्टम है कि बॉडी में फटीग, बॉडी में टायर्डनेस, बॉडी में वीकनेस की महसूस होना। ये चाहे हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपरथायराइड हो, दोनों कंडीशंस में वीकनेस एंड फटीग एंड लेथार्जी ये सब कुछ पाया जाता है। हाइपोथायराइड में पेशेंट सेंसिटिव हो जाता है टुवर्ड्स कोल्ड, उसको ठंड ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, कोल्ड के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को उसकी बॉवल मूवमेंट्स ठीक नहीं रहते और उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फेस पफीनेस, फेस मोटा होना शुरू हो जाता है, पफीनेस हो जाती है फेस में। बच्चों में स्लो ग्रोथ, प्यूबर्टी डिलेड हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें एक मोटापे की, क्योंकि अगर आपका TSH ज़्यादा बढ़ता है, बॉडी को TSH ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है टू मेंटेन T4 हार्मोन, तो उस वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये ऐसा मोटापा होता है कि जो जल्दी जल्दी ठीक भी नहीं होता है। अगर आपके हार्मोन्स ठीक नहीं, प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आप जल्दी जल्दी ठीक नहीं होंगे, आपका मोटापा ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और हमने देखा है कि लोग 100 kg तक उनका वेट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हार्मोन्स ठीक तरह से प्रोड्यूस ना होने की वजह से स्टर्लिटी की प्रॉब्लम आती है। लेडीज़ में कंसेप्शन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसकी वजह से ओवरीज ठीक तरह से एग नहीं बना पाती और नहीं रिलीज़ कर पाती, जिस वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और ये प्रॉब्लम मेल्स में भी देखने को मिली है। मेल्स में भी लो स्पर्म काउंट और स्पर्म्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज़ों पे असर होता है, दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसकी। सो स्टर्लिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थायराइड के केसेस में होती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि हम पेशेंट की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, उसके साइकी के अकॉर्डिंगली, जो वो अपनी बीमारी के बारे में सोचता है, जो उसका मेंटल मेकअप है, उस हिसाब से जब हम दवाई सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स जिन्होंने चाहे एलोपैथी स्टार्ट की हो, चाहे उनकी एलोपैथी की दवाई चल रही हो, वो भी हम स्लोली टेपर डाउन करके, कम कर करके होम्योपैथी में पूरी तरह उनको ठीक करते हैं। एलोपैथी दवाई अक्सर लोग जस्ट थोड़ा सा TSH बढ़ जाने से या थोड़ा सा TSH कम हो जाने की वजह से लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं हर एक को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपका TSH 5 है या 6 है तो इस पे कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए।
आपको अपनी डाइट, जो कि मैं कुछ चीज़ें डाइट के बारे में बताऊंगी, अपनी डाइट को कंट्रोल करके, डाइट को थोड़ा चेंज करके और साथ में होम्योपैथी लेके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं केसेस की। मैंने अपने 15-16 साल के, जब से मैंने पहला केस थायराइड का ठीक किया, हाइपोथायराइड का ठीक किया, तब से आज तक 15 ईयर्स से सैकड़ों ही केसेस ठीक किए होंगे, जिनमें एलोपैथी चल रही थी, उसको कम करके हमने रिड्यूस किया और रिड्यूस करके फिर होम्योपैथी धीरे धीरे बढ़ा के, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसमें हम होम्योपैथी भी बंद कर देते हैं। जो पेशेंट्स अभी एलोपैथी जिन्होंने स्टार्ट नहीं की होती, वो हमारे लिए ठीक करने बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ हमने बॉडी को रेगुलेट करना है ताकि वो हार्मोन्स ठीक तरीके से प्रोड्यूस करें, वो हमारे लिए इजी होता है। लेकिन जो लोग दवाई लेना शुरू कर देते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये नहीं है कि वो ठीक नहीं होते। सबसे पहले हम एक केस की बात करेंगे। ये तकरीबन 15 साल पहले मेरे पास ये आए थे। इनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम थी। इनका TSH बढ़ के 60 हो गया था। तो जिस दिन उन्होंने, इनको पता चला कि इनका 60 हुआ है, उसके अगले दिन उन्होंने एक बार फिर दोबारा टेस्ट करवाया कि देखिए क्या सच में 60 है या कहीं कोई रिपोर्ट तो नहीं गलत। तो नेक्स्ट टाइम जो इनका आया दैट वाज 60.4। इसका मतलब है कि इनका TSH काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। दिस वाज TSH। तो इन्होंने दवाई स्टार्ट की। शी केम टू मी। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या रीज़न है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होता है, ख़ास करके रिलेशंस के रिगार्डिंग, कोई रिश्तों में कोई और कारण, कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी और। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्यों ऐसे लगता है कि आपका ये थायराइड बढ़ गया, TSH बढ़ गया, तो उन्होंने बोला कि 3 महीने हो गए, उनके हस्बैंड बाहर चले गए कहीं अमेरिका, और वो यहाँ पे अकेली रह गई हैं। अकेले रहने की वजह से उनके 2 बच्चे थे जिनको उन्होंने पालना था। तो उनको लगता था कि मैं अपने हस्बैंड के बिना बहुत ज़्यादा अकेली हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि वो सारा दिन रोते ही रहते हैं। कहती मैं अपने हस्बैंड को इतना मिस करती हूँ हर काम में, चाहे बच्चों को पालना है, चाहे बाहर से ग्रॉसरी लेके आनी है, चाहे कुछ भी करना है, तो मैं उनको इतना मिस करती हूँ कि मैं दिन में 5-7 बार तो रो ही लेती हूँ। और जब वो मेरे पास भी आए तब भी वो 3-4 बार तो वो रो ही लिए। काफ़ी उनका रोना आता रहता था। तो इसमें हमारी जो मेडिसिन सेलेक्ट होती है, हमारे पहले रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स है डिल्यूजन अलोन शी इज, एंड वीपिंग इजीली। जहाँ पर भी एलोन एंड वीपिंग इजीली वाली कंडीशन होती है, वहाँ पे हमारी सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो पल्साटिला आती है। और जब इनको पूछा गया कि कोई आपसे हमदर्दी करे या आपको कोई कंसोल करे कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 साल की बात है या 1-2 साल की बात है, हस्बैंड आ जाएंगे, तो आपको कैसा लगता है? कहती कि मेरा बहुत दिल करता है कि कोई मेरे पास रहे, क्योंकि अकेलापन मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, और कोई बात करे, कोई हमदर्दी करे, फिर तो बहुत अच्छा लगता है। ये 3 रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर, डिल्यूजन अलोन शी इज, वीपिंग इजीली एंड कॉन्सोलेशन एमिलेरेशन, इसमें हमारी पल्साटिला मेडिसिन निकलती है। बहुत सारी वीडियोस में पल्साटिला की मैं बात कर चुकी हूँ। तो उसको पल्साटिला 30 की मैंने मेडिसिन दी, 30 की 1 डोज दी, और उनको बोला कि आप 15 दिन के बाद आइए। उसके बाद मैंने उनको पल्साटिला 200 की 1 डोज दी। उसके बाद फिर उन्होंने 1 महीने के बाद रिपोर्ट करवाई। तो जो उनकी 1 महीने के बाद की रिपोर्ट थी, दैट वाज TSH उनका था 6.38, जो कि 60 से कम होके 6.38 रह गया था। लेकिन अभी भी ये ज़्यादा था, तो उनका मैंने दोबारा
पल्साटिला 1 mg की उनको डोज दी। तो उसके बाद उन्होंने 3 महीनों के बाद दोबारा फिर से TSH करवाया, दैट वाज 2.17, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के, बिना किसी और दवाई के, सिर्फ होम्योपैथी की मेडिसिन से। उसके बाद उन्होंने 6 महीने के बाद उन्होंने फिर से करवाया, इट वाज 3.69। सो उनका हाइपोथायराइड होम्योपैथी की इस दवाई से बहुत अच्छे ढंग से ठीक हो गया। उसके बाद वो अब भी मेरे पास आते हैं और हमेशा वो साल में एक आधी बार टेस्ट करवाते हैं और उनका टेस्ट हमेशा रेगुलर नॉर्मल जो होता है बिल्कुल विद इन लिमिट्स ही होता है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ये एक और केस है जिसमें उनका जो TSH सबसे पहली बार था वो बहुत ज़्यादा था, इट वाज मोर देन 45, और वो 100 mg पे चल रहे थे, 100 mcg थायरोनॉम। तो उन्होंने और भी 2-3 होम्योपैथिक डॉक्टर से साथ में दवाई ली थी, लेकिन उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी 100 mg लेते लेते उनका जो लेटेस्ट TSH था दैट वाज 1.4। उनको मेन 3-4 प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी मोटापे की, उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तकरीबन 100 kg के आसपास उनका वेट पहुंच गया था। दूसरी बात थी कि वो बहुत ज़्यादा उनको थकावट होती थी, बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तीसरा उनका था कि उनके गले में उनकी आवाज़ जो थी, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है इसका हाइपोथायराइडिज्म का, होर्सनेस ऑफ वॉइस। जो आवाज़ है वो अच्छी तरह से नहीं आती, होर्सनेस होती है आवाज़ में। और जो अगला सिम्टम था इनका वो था कि इनकी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी और इनका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई थे। ये भी एक बेसिक सिम्टम है थायराइड का। तो जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, मेरे इन लॉज हैं और मेरे सिस्टर इन लॉ हैं अनमेरिड, वो भी रहते हैं, और मेरे एक बड़े ब्रदर इन लॉ हैं, वो है, उनकी फैमिली है, हम 8-10 लोग फैमिली में रहते हैं, काफ़ी लोग हैं। तो शी सेड के इतनी सारी मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बार काम करने को दिल भी नहीं करता, इतनी लेथार्जी होती है, इतनी वीकनेस होती है, लेकिन फिर भी मुझे काम करना पड़ता है और मैं हैप्पीली काम करती हूँ। किसी भी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मैं हमेशा उसके लिए वो बना के देती हूँ, चाहे मेरी सेहत जितनी मर्जी ख़राब हो, मैं हमेशा उनके लिए कोई ना कोई, जो भी कोई मुझे बोल देता है, मैं कभी जवाब नहीं देती, मैं हमेशा उनका काम करती हूँ और हैप्पीली करती हूँ। दूसरी बात, कभी भी हमारे घर में कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो मैं कभी भी किसी बात में नहीं बोलती, मैं हमेशा चुप कर जाती हूँ कि अभी लड़ाई हुई है, 2 बातें मैं बोलूँगी, 4 बातें सामने से सुनूंगी, फिर मेरा मूड ख़राब होएगा, फिर और मन ख़राब होगा और बोलूँगी, और घर का माहौल कितना ख़राब हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि लड़ाई ऐसे बढ़े और घर का माहौल ख़राब हो जाए। तो मैं चाहती हूँ हमेशा कि चुप रहो, सुन लो सबकी, लेकिन कभी किसी के सामने ना बोलो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो हर सिचुएशन में। तो यहाँ पे हमारी कॉम्प्रोमाइजिंग मेडिसिन आती है, दैट इज़ कॉकुलस इंडिकस। तो जब मैंने इनको कॉकुलस इंडिकस पहले 30 में दी, तो मेरा एक फॉर्मूला है जो मैं अक्सर अपनी केसेस में जिनमें कोई दवाई रिड्यूस होती है उनमें अप्लाई करती हूँ। मैं हर 3 मंथ्स के बाद रिपोर्ट करवाती हूँ T3, T4 एंड TSH की, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरी दवाई बढ़ती है या कम होती है, या फिर उसके अकॉर्डिंगली जो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे होते हैं उसको हम कम करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि 30 कॉकुलस थी और वो 100 mcg ले रहे थे। उसके बाद 3 महीने के बाद रिपोर्ट कराई जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, तो उनकी 100 mcg से लेके रिड्यूस करके 75 mcg की गई और कॉकुलस 200 की मेडिसिन दी। उसके बाद फिर 3 मंथ्स के बाद उनकी फिर नॉर्मल आई रिपोर्ट, तो 75 से 50 और 50 के बाद फिर 25 के बाद फिर 1 साल लगा उनकी थायरोनॉम को रिड्यूस करते करते और ख़त्म करते करते, और हर बार उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती थी। दवाई में उनको पहले मैंने कॉकुलस 30 दी, उसके बाद 200 दी, उसके बाद 1 mg दी,
और 1 साल तक उनको 1 डोज रिपीट करते रहे एवरी मंथ। और अब वो तकरीबन 1 साल हो गया है, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। उनका जो मोटापा था वो भी उनका 20 किलोग्राम वेट रिड्यूस हो गया। और वैसे भी जो उनको लगता था कि लेथार्जी है, वीकनेस है, कमज़ोरी है, वो भी बहुत सारा उनका बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत ठीक हो गए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो होम्योपैथी से ठीक होते हैं। और मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि एलोपैथी स्टार्ट करने से पहले आप एक बार होम्योपैथी ज़रूर लें। जो भी आपके आसपास कोई भी अच्छे डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, जो पेटेंट्स ना देते हुए, जो स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं देते, बल्कि आपके सिम्टम्स नोट करके, फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स नोट करके एक दवाई निकालते हैं, आप उनके पास जाइए और आपकी प्रॉब्लम ज़रूर ठीक होगी। ट्रीटमेंट के बाद हम बात करेंगे कुछ डाइट के बारे में। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि डाइट से आप बीमारी ठीक कर सकते हो, लेकिन डाइट प्रॉपर लेने से या उसमें कुछ चेंजेस करने से इस बीमारी पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। पहले कहा जाता था कि आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है जिस वजह से हमें थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अब तो सभी जो भी सॉल्ट्स हैं वो आयोडीन भरपूर होते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये भी एक रीज़न है। ये इतनी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, थायराइड की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कोई भी फीमेल पेशेंट आती है, सब के सब ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पेशेंट थायराइड की मेडिसिन ले रहे होते हैं या उनको थायराइड की प्रॉब्लम हुई होती है। सबसे पहली बात कि आपको सॉल्ट चेंज करना पड़ेगा। जो आप ये आयोडीन सॉल्ट लेते हैं उसको छोड़ के आप सेंधा नमक ले सकते हैं, क्योंकि आयोडीन नमक जो होता है बहुत रिफाइंड नमक होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड नमक लेने से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। तो आप नमक अपना चेंज कीजिए, उसे सेंधा नमक स्टार्ट कीजिए। मैंने बहुत सारे डाइटिशियन से बात की है इस बारे में, जिन्होंने कुछ 3-4 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी वो हमें बताई, तो वो मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। सेकंड चीज़ है कि सोया प्रोडक्ट्स। उन्होंने बोला कि सोया प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनको सबको अवॉइड करना चाहिए, जैसे टोफू है, सोयाबीन ऑयल है, या चांप है, या न्यूट्रीज है, सोयाबीन न्यूट्रीज। ये सब प्रोडक्ट्स जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है, उनको ये सब अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है कि रिफाइंड ऑयल की। रिफाइंड ऑयल आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियों को बुलावा दे रहा है। बहुत सारी बीमारियां हमें रिफाइंड ऑयल की वजह से होती हैं। आई थिंक रिफाइंड ऑयल को सबको वैसे भी छोड़ देना चाहिए। इसको छोड़ के आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल थायराइड के केसेस में बेस्ट माना गया है, और आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। ये रिफाइंड ऑयल को छोड़ के, खास करके सोया रिफाइंड ऑयल जो है वो तो आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। थायराइड होने की वजह से बॉडी में विटामिन डी, विटामिन B12 एंड कैल्शियम एंड सेलेनियम डिप्लीशन, ये सब कुछ हो जाता है। तो उससे भी बचने के लिए आप नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी नींद, जो स्लीप है वो पूरे 7-8 घंटे की साउंड स्लीप होनी चाहिए, क्योंकि अगर साउंड स्लीप नहीं होगी तो आप का जो थायराइड हार्मोन है वो ठीक तरह से एक्टिवेट नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात, स्ट्रेस को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न है बहुत बड़ी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स का। स्ट्रेस को रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म की, कि हाइपरथायराइडिज्म में के क्या सिम्टम्स होते हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।